नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आज बात करेंगे मुद्दे की, और वह मुद्दा है कटघरे में सिद्धारमैया। सही सुना आपने। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण कथित घोटाले केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उन पर केस चलाने की इजाजत दे दी है। सिद्धरामैया ने MUDA मामले में उनके खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जांच के लिए दी गई मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली CM सिद्धरामैया की याचिका खारिज कर दी। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इसका पलटवार करते हुए अब CM से इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की दुकान बताया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी CM DK शिव कुमार CM सिद्धारमैया के बचाव में आए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह किसी घोटाले में शामिल नहीं है। यह बीजेपी की एक राजनीतिक साजिश है। इस प्रकरण के साथ ये सवाल भी उठने लगे हैं कि कौन बेदाग है और कौन दागी। याद रहे कि 2021 में एक क्षत्रप BS येदियुरप्पा को राज्य की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज हम भ्रष्टाचार की सियासत पर ही चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं बहुचर्चित मूडा स्कैम की। मैसूर प्राधिकरण से जुड़ा यह मामला, जहां मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की धर्मपत्नी पार्वती को उनके भाई ने एक प्लॉट गिफ्ट दी थी। गलत दस्तावेज के आधार पर उसके लिए जमीन ली गई थी। उसके ऊपर अब कार्रवाई की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री रहते सिद्धरामैया ने इस भ्रष्टाचार को पनपने का मौका दिया। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस भी हमलावर नजर आई है। कांग्रेस के MLC ने जब यह चार्ज लगाया गया था, राज्यपाल यह कह चुके थे कि ठीक है, अब उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है, तब कांग्रेस के MLC ने कहा था कि वो राज्यपाल के ऑफिस जाएंगे, एक तरह से धरना देंगे और कहीं बांग्लादेश वाला हाल राज्यपाल के साथ न हो जाए कि उन्हें राज्य छोड़ना होगा। उस समय खूब हो हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वाइफ को अंडर डेवलप्ड लैंड पीस के बदले 14 लैंड पीस आवंटित किए थे। यह मामला वहीं से फंसता हुआ नजर आया। लेकिन अब बीजेपी हमलावर हो गई है और वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब जब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग होने लगी तो फिर विपक्ष के पास भी यह निशाना साधने का मौका मिला कि आपने भी तो बहुत सारे नेताओं का इस्तीफा नहीं लिया है। आपके भी बहुत सारे नेता इस फहरिस्त में शामिल हैं और सबसे प्रमुख तौर पर तो कुछ वैसे नेता हैं जो कर्नाटक में काफी कद्दावर माने जाते हैं। BS येदियुरप्पा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कथित लैंड स्कैम के मामले से वह जुड़े रहे। एक डायरी भी बरामद हुई जिसमें पैसों का आवंटन कब किसे दिया गया, भारी मात्रा में रकम दी गई, लेकिन वह प्रकरण भी बहुत ज्यादा नहीं चला। ऐसे कई सारे लोग हैं, कुछ तो वो भी हैं जो पहले दूसरे पार्टी में थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनके खिलाफ भी केसेस ऑलमोस्ट क्लोज कर दिए गए हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी अब दबाव बना रही है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भ्रष्टाचारी हैं और वह अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन कांग्रेस ने भी अब इस मामले को जोर से पकड़ने की कोशिश की है। DK शिव कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कोई घोटाला नहीं किया है, वह निर्दोष हैं और राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। राजनीतिक साजिश के तहत उनके ऊपर यह मामला बनाया गया है और बीजेपी को उन्होंने सीधे सीधे आड़े हाथों लिया है। तो यह जो पूरा प्रकरण है वह अपने आप में काफी विवादास्पद मामला होते चला है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने को जांच के लिए मंजूरी दी थी। राज्यपाल ये अब कर भी सकते हैं। PC एक्ट 1988 की धारा 17A के तहत उन्हें यह पावर है और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और अब इस बहुचर्चित मामले को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से तमजीद अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है मुद्दा में। जाटव साहब, आप ही के साथ शुरू करते हैं।
तो आखिर जिस बात को लेकर बीजेपी अड़ी थी कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर केस चलना चाहिए, चूंकि राज्यपाल ने इसकी अनुशंसा की थी, अब हाईकोर्ट ने इसको बरकरार रखा है। सिद्धारमैया की याचिका खारिज हो गई और अब रास्ता क्लियर है कि सिद्धारमैया के ऊपर जांच चलेगी। ऐसे में आप कोर्ट के इस फैसले को क्या अपनी सियासी जीत मान रहे हैं और उसके नाते क्या आप सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रहे हैं, और यदि मांग रहे हैं तो यह इस्तीफा मांगना कितना उचित है? देखिए, ये जीत जो है वो मैं समझता हूं कि कर्नाटक की जनता की जीत है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कर्नाटक के ऊपर कांग्रेस द्वारा थोपा हुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जमीन उसका घोटाला किया है, वो आवंटन कराया या नहीं भी कराया। अब तो मैं तो पढ़ रहा था कि वो उनके नाम में जमीन है भी नहीं, और उसके बावजूद उन्होंने वहां उसका जो है मुआवजा लिया है। तो ये सब चीजें जो हैं अपने आप में एक सीधे तौर पर मैं समझता हूँ कि माननीय थावरचंद गहलोत हमारे गवर्नर जो हैं कर्नाटक के, उन्होंने इस चीज के ऊपर देखा कि हाँ वाकई इस विषय पर कोर्ट को छूट देने की आवश्यकता है और वो उस पर कार्रवाई करे। चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो उसके लिए राज्यपाल से परमिशन लेना जरूरी होता है। तो उसको उन्होंने पूरा विचार करके, देख करके, और उसके बाद में प्राइमा फेसी ये मान दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो है बहुत जबरदस्त घोटाला हुआ है। और घोटाला ही नहीं, मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा जो है जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ पावर का, वो साफ तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो एक जो निर्णय है कोर्ट ने जो लिया, उसने इनकी याचिका जो हाई कोर्ट में गई थी उसको भी खारिज कर दिया। अब इस पर केस चलेगा, और स्वाभाविक बात है वो भ्रष्टाचारी लोग वो अब इकट्ठा एकजुट होकर, लामबंद होकर के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार काम कर रही है उसको तमाम तरीके से कोसने का काम करेंगे, मगर उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के आशय और उद्देश्य से ही देश की जनता ने चुन करके भेजे हैं। और वहां की जो कर्नाटक की जनता जो है उसको कांग्रेस से गुमराह करके एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो है वहां की जनता के ऊपर थोपा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त में सिद्धारमैया को उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में प्रदेश की जनता के ऊपर कोई इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री, जिसको हाई कोर्ट ने भी जिनकी अपील को जो है ठुकरा दिया है, मैं समझता हूं कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस जाटव साहब लेकिन जांच करने की अनुमति दी गई है सर, अभी वो गिल्टी नहीं हुए हैं। जांच शुरू होगी, नतीजा कुछ भी निकल सकता है। यदि वह गिल्टी हुए तब तो आप यह मांग को रखते हैं ना सर? देखिए, जिस तरीके से येदियुरप्पा जी के ऊपर एक आरोप लगा था उसमें फैसला नहीं हुआ था, मगर हमने तुरंत जो येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया और वो निष्पक्ष पूरी तरीके से बेदाग होकर के सारी जो प्रक्रियाएं थी उससे साफ बच करके और वापस आए, और उसके बाद में दोबारा मुख्यमंत्री बने। आपको भी वो मिसाल पेश करनी चाहिए। आपको भी जो है ना आपके ऊपर आरोप लगाए, और चूंकि सीधे तौर पर जो है हाई कोर्ट देख रहा है कि वहां पर कहीं ना कहीं आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। आपको इस्तीफा दे करके और पूरी तरीके से जो है जो न्यायपालिका है उसको सहयोग करना चाहिए। आप बेदाग होते हैं तो आप वापस आए। ओके, पॉइंट टेकन। जाटव साहब, तमजीद अहमद साहब, आप सुन रहे थे अपने काउंटर पार्ट को, और अभी वह गिल्टी नहीं है, लेकिन जांच की अनुमति अब जारी रहेगी, मतलब दे दी गई है। अब उनके ऊपर विरुद्ध जांच चल सकता है। ऐसे में अब आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि डीके शिव कुमार साहब को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने तो कहा है कि अभी इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता। ऐसे में आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? और उन्होंने तो यह भी कहा है कि यह बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। अहमद साहब, देखिए, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातें हैं, और निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार होता है, जब इनके नेता के ऊपर कोई आरोप लगता है तो ये कहते हैं कि जांच के बाद इससे नतीजा निकलेगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे। हमारे ऊपर आरोप लगता है तो ये तुरंत इस्तीफा मांगने लगते हैं।
इतनी शर्म की बात थी कि पूरा जो चुनाव था कर्नाटका का, इन्होंने किसके चेहरे पर लड़ा? येदियुरप्पा जी के चेहरे पे। येदियुरप्पा जी के पास ऊपर कौन से ऐसे चार्जेस नहीं थे? पॉस्को एक्ट तक का चार्जेस उनके ऊपर लगा हुआ है, भ्रष्टाचार का चार्जेस उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन उनको उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बना रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और भाषा क्या है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हम कैसे भूल जाए रेड्डी बंधुओं को? भारतीय जनता पार्टी ने रेड्डी बंधुओं को किस तरीके से शरण दिया, किस तरीके से उन्हें बढ़ाया चढ़ाया, कौन भूल सकता है रेड्डी बंधुओं को? तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बोल भी सके। जो रेप के आरोपी तक के साथ खड़े हो जाते हैं, जो ऐसे लोगों के साथ भी खड़े हो जाते हैं कि एक जो 5 साल की बच्ची है उसका रेप हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी उसके आरोपियों के लिए न्याय यात्रा निकाल दे सड़कों पे, आप ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद रख सकते हैं? ओके, ठीक है, समझ गया। लेकिन जाटव साहब, एक और उन्होंने इशारा किया, कहीं ना कहीं उसमें तार्किकता भी है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं सर। बीएस येदियुरप्पा भी लैंडस्केप में उनका नाम शामिल रहा, पॉक्सो का उन्होंने उदाहरण दिया। चलिए, अगर हम उनको किनारे भी करते हैं, फिर भी बेलारी ब्रदर्स के उस प्रकरण को कौन भूल सकता है? 16,500 करोड़ रुपया का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह घोटाला था, और उसमें एक शायद फॉरेस्ट ऑफिसर को ही सैक कर दिया गया, ताकि शायद संभवतः बेलारी ब्रदर्स का इंपॉर्टेंस था उस जगह में चुनाव जीतने के लिए। चलिए, और लोगों की भी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आया था व्यापम घोटाले में, 40 लोगों की जाने गई थी सर संदिग्ध तौर पर, वो भी निकल आए। आपके पार्टी में आज और कल कांग्रेस पार्टी में रहने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा भी वाटर स्कैम से जुड़े रहे हैं। नारायण राणे, जिनको आपने राज्यसभा भेजा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सर उनके ऊपर भी ईडी और कितनी सीबीआई की चार्जेस थी। तो सर, मतलब कहने का यह मतलब है कि कुछ तो आपके पाले में भी है ना सर? तो एक नजर से सबको देखने की जरूरत है। जितने नाम गिनाए हैं, हाँ, उसमें मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट ने कि कहां पर जो है परमिशन मांगी या उनकी याचिकाओं को खारिज किया, वो सब बेदाग है। येदियुरप्पा, मैंने आपको बताया कि येदियुरप्पा जी के ऊपर जिस वक्त में आरोप लगा था, तो उस वक्त में उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद में वो उससे बरी होकर के आए और दोबारा मुख्यमंत्री बने। आप जिन नामों को गिना रहे हैं, उन केसेस में, और ये जो वर्तमान जो स्थिति है केस की, इसमें आप ये तो समझे कि ये सीधे तौर पर लिप्तता दिख रही है, और इसमें कोर्ट को डायरेक्शंस हैं, कोर्ट ने खुद उस चीज को खारिज किया है। आप इस चीज को देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आरोप किसी पर लगे कि नहीं लगे, आरोप लगते हैं, मगर वो लोग बरी हैं, तभी इस कारण से वो लोग जो है अपने राजनीति कर रहे हैं और अपने अपने दलों के साथ में जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ पर जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वो पूरी प्रक्रिया को, जांच प्रक्रिया को किस तरीके से बाधित करेंगे, जिस तरीके से वो पावर में है, मैं नहीं समझता कि जो है जांच जो है वो निष्पक्ष रूप से ये करने देंगे। इनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सर, गवर्नर साहब तो बतौर गार्जियन, उसके बाद में वापस आकर के मुख्यमंत्री बनना किसने मना किया? गवर्नर साहब तो बतौर गार्जियन है ना सर उस राज्य में, इन चीजों को थोड़े हद तक मॉनिटर करने के। गवर्नर साहब गार्जियन हैं, उन्होंने परमिशन दी मुख्यमंत्री के ऊपर जो है जांच करने के लिए, मगर मुख्यमंत्री जब तक सीट पर रहेंगे, आपको क्या लगता है कि वाकई जो है वो जांच निष्पक्ष रूप से होने देंगे? वो निष्पक्ष रूप से हो जांच, इस कारण से हम इस्तीफा मांग रहे हैं और इनको देना चाहिए। ठीक है। तमजीद अहमद साहब, उन्होंने कहा कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, और जिस जांच बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो सके उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है जब तक वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए आगे की राहें कैसी होंगी, और कांग्रेस इस पूरे मसले को कैसे टैकल करने वाली है? देखिए, मैं आपका जवाब दो उससे पहले एक बेहद दिलचस्प बात इन्होंने कही कि आरोप पहले भी लगे हैं। निश्चित रूप से आरोप पहले भी लगे, बहुत सारे नेताओं पे आरोप लगे, कोर्ट फिर फैसला देती है, उसका सम्मान सब करते हैं। लेकिन एक विचित्र उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने
आरोप लगाया कि अरे आप इस पर बात करें ना, कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, आप इस पर बात करें ना, कहाँ इधर उधर की कहानी कर रहे हैं। जाटव साहब, बात करें, जाटव साहब आप भी बात करूंगा, उधर की बात करूंगा, मगर यहाँ की बात जाटव साहब प्लीज जाटव साहब काउंटर कीजिएगा, आप उनकी बात कंप्लीट कर लीजिए। जो वर्तमान में जो परिस्थिति, आप ये कह करके सिद्धरमैया को क्लीन चिट दे रहे हैं, जाटव साहब प्लीज, सिद्धरमैया जो इस्तीफा नहीं दे रहे, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जाटव साहब प्लीज लेट हिम फिनिश, जाटव साहब ऐसे नहीं, प्लीज आप इस विषय पर बात पहले उनको फिनिश कर लेने दीजिए सर, प्लीज आप उनको फिनिश कर लेने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। हाँ कहिए, आप फिनिश कीजिए, फिर जाटव साहब काउंटर लेने आएंगे आपके पास। हाँ बोलिए। क्या डिबेट में भी तानाशाही करेंगे क्या कि संविधान की हत्या कर चुके हैं? तानाशाही आप बोलिए। इधर उधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात मत करो, बात करो यहाँ की। सर प्लीज, भैया जो है उनके ऊपर क्या होने वाला है? सर प्लीज दोनों लोग कहिएगा तो नहीं कुछ निकल कर आएगा, प्लीज। आपकी तकलीफ जायज है लेकिन सुनना पड़ेगा। आप तय नहीं करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा। राहुल गांधी एक मिनट अहमद साहब, जाटव साहब एक मिनट तकलीफ नहीं है। एक मिनट जाटव साहब आप उनको भी कंप्लीट करने दीजिए, फिर काउंटर दीजिएगा। सर आपका काउंटर के लिए आएंगे, तमजीद साहब को भी कंप्लीट कर लेने दीजिए। संविधान इस देश से खत्म हो गया, इस वजह से तानाशाही डिबेट भी कर रहे हैं। बोलिए अहमद साहब प्लीज। आपको बुरा लगे अच्छा लगे प्लीज, ऐसे सर डिबेट किस निष्कर्ष पे निकलेगा? आपसी तूतू मैमे में क्या बात निकल पाएगी सर? प्लीज जाटव साहब प्लीज जाटव साहब प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए सर, ऐसे में टाइम वेस्ट हो रहा है सर, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए फिर मसला यह सुनिए। जाटव साहब आप आराम से सुनिए बात को। अब अपना असली चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का वो देखिए। अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोप लगाया 20,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है, तो ये परिवार घोटालों का पूरा सरगना है, ये आरोप तक लगाया। 48 घंटे के अंदर वो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए महाराष्ट्र के। क्या ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या कि उन्होंने जांच कर 48 घंटे के अंदर उनको क्लीन चिट दे दी? या इस बात का जवाब है कि अजीत पवार अपने पद पर रहते हुए उस न्याय कर पाएंगे? ये कौन सी बात हो गई भाई? आप 48 घंटे या तो आप प्रधानमंत्री जी की बात के साथ है या उनके खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था, किसी और ने नहीं आरोप लगाया था। महाराष्ट्र की रैली में प्रधानमंत्री जी ने जाके कहा था कि अजीत पवार ने ये घोटाला किया है, घोटालों के सरगना है। 48 घंटे के अंदर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। किस हैसियत से बना दिया गया? कौन सी जांच हो गई 48 घंटे के अंदर और किस एजेंसी ने उनको क्लीन चिट दे दी? साफ साफ बताइए ना कि आपका भ्रष्टाचारी चेहरा जब सामने आने लगता है तो आप लोग की घबराहट शुरू हो जाती है। जाटव साहब लेकिन जितने भी आरोप लगाया, मैं आता हूँ आपके सवाल पे। सिद्धारमैया जितने जो भी भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया है, जो भी आरोप लगाया है, जांच होगी, सामने आ जाएगा। और किससे छुपा हुआ है कि राजभवन आज की डेट में पूरे देश के अंदर राजभवन का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों की सरकारों को अस्थिर करने का अड्डा बन चुका है। किससे छुपा है ये बात? और हमें राज्यपाल साहब से भी कोई अपेक्षा नहीं है। हमें पता है कि उनकी तरफ से क्या होगा। हमें कानून पे भरोसा है, हमें हाईकोर्ट पे भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हम वहां जाएंगे, लीगल रेमेडी की तरफ जाएंगे। आप की जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात आती है, नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, और जब कांग्रेस या विपक्षी दल के नेताओं की बात आती है तो गिल्टी अंटिल प्रूवन, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप गिल्टी नहीं हो। ये कौन सी बात हो गई? अजीत पवार चोरी करे तो चलेगा, उनको आप बताएंगे कि भ्रष्टाचार का अड्डा है और 48 घंटे के अंदर उप मुख्यमंत्री बना देंगे, और हमको आप भ्रष्टाचार पे लेक्चर देंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी नहीं हुई है। लारी ब्रदर्स ठीक है, ओके। लेकिन जाटव साहब, लेकिन जाटव साहब, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके, सबसे जो रिसेंट बात है अजीत पवार। ओके जाटव साहब का जवाब ले लेते हैं। जाटव साहब, लेकिन अजीत पवार साहब का यह प्रकरण बहुत हाईलाइट हुआ था, ये आपको भी पता है। मैं बता रहा हूँ और उसके बाद क्या हुआ एवरीवन नोज। ठीक है, अजीत पवार जो है, एक मिनट सुन लेते हैं जाटव साहब बता रहे हैं। सामने आ गया। आपके पास सुप्रीम कोर्ट के कितने बड़े बड़े वकील हैं, आप एक अजीत पवार के खिलाफ पिटीशन नहीं डाल पाए। अगर वो इतने भ्रष्टाचारी है तो आप टीवी पर तो इंटरोगेशन करेंगे, टीवी पे तो सारी बातें करेंगे। आप एक मामला कि भाई अजीत पवार के ऊपर इतने करोड़ रुपए का घोटाला है, आप एक पिटीशन डाले तो सही। आपके पास में कितने बड़े वकील हैं, वो तो
देखा ना किस तरीके से तुरंत जो है ना वो रात में 2 बजे भी कोर्ट खुलवा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। किस तरीके से जो है ना आप सब मिलकर के राम को काल्पनिक घोषित करने का काम कर लेते हैं। आप एक बार जो आरोप, आप ठीक है अजीत पवार बहुत भ्रष्ट हैं, आप उनके खिलाफ जो है आप अपनी तरफ से पिटीशन तो डालें कि हाँ भाई हमने पिटीशन डाला हुआ है, या केवल टीवी पर बैठ करके वो घोटालेबाज है करते रहेंगे? ऐसे नहीं चलेगा। इन सब चीजों के चक्कर में इस नाम के पीछे आपके भ्रष्टाचार नहीं छिपेंगे। आप भ्रष्टाचारी हैं, सिद्धरमैया ने भ्रष्टाचार किया है, उनको उस भ्रष्टाचार की जांच के लिए इस्तीफा देना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष रूप से हो सके। आप इधर उधर की बात करके उस भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते। उन्होंने करोड़ नहीं अरबों रुपए का वहां पर घोटाला किया है, वहां की जनता के साथ धोखा किया, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जाटव साहब, लेकिन आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को रेज भी किया, चलिए उसमें थोड़ा सा आगे बात को बढ़ा लेते हैं यदि हम इस मोड़ पर आ ही गए हैं तो। सर एक बात तो है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषण में यह कहा था, तो क्या वह भाषण सिर्फ ऐसे ही कह दिया गया था या बातें, या उसमें कुछ तर्क था? सर आप जो है उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत बढ़िया अधिवक्ता इनके पास में वो मुकदमा डाले, ठीक है ना, वो पता लग जाएगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक चुनावी भाषण था यदि वो बेदाग है तो? मैंने क्या कहा? हाँ, कि आप उस मामले को कोर्ट में डालें। हाँ, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उस विषय पर नहीं बात करेंगे। खैर वो तो सबने सुना। आप जो है उस विषय को, आप उस मामले को कोर्ट में डालें और कोर्ट में उसको जो है ले जाकर के स्पष्ट करें। ठीक है, आपके पास में सब कुछ है ना। ठीक है, तो अभी तो खैर जानते हैं कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 20 क्या बात तो 70,000 करोड़ की भी हुई थी सर, इरिगेशन स्कैम। 70,000 करोड़ का किया होगा, 1 लाख करोड़ का किया होगा। सीबीआई ने संभवतः क्लोजर रिपोर्ट भी डाले तो कोर्ट में लेके तो जाए। आपको मालूम है कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जिस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में सोनिया जी और राहुल गांधी जी को उन्होंने घसीट दिया और उनके ऊपर मामला डाला, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, आज दोनों बेल पर हैं। स्वामी साहब तो आप ही के हैं ना सर? सुब्रमण्यम स्वामी ने मामला डाला ना, तो आप ही के हैं ना? साथ है या नहीं है वो विषय नहीं है। नहीं, वो बीजेपी के हैं सर। डाला ना, बीजेपी के हैं। अरे उन्होंने केस डाला ना। हाँ, उन्होंने केस डाला। और केस डालने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कार्रवाई की और अल्टीमेटली आज वो दोनों के दोनों बेल पर हैं। ठीक है सर। और बेल कब जेल में तब्दील हो जाए कुछ पता नहीं। आपने स्वामी साहब का जिक्र किया तो आप मगर इसी तरीके से आपको लगता है, नहीं सर, जिस किसी का आप नाम लेना चाहते हैं कि आपने स्वामी साहब का जिक्र किया तो स्वामी साहब को तो आप इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी मानते ही हैं। आप उनके इंटरव्यूज भी देखिए कि उस समय जब उन्होंने उनको कटघरे में खड़ा किया था तो अब वो किनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं, आपके पार्टी के ही हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं अहमद साहब। मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि अभी उन्होंने डुअल सिटीजनशिप के लिए भी मामला जो है ना कोर्ट में डाला है, जिसमें राहुल गांधी जी पूरी तरीके से फंसे हुए। ठीक, तो ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। बींगे वो एक जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस प्रकार के काम करके लोगों के सामने इस प्रकार की जो अनैतिक जो चीजें चल रही है उसको उजागर कर रहे हैं। फिर इसका मतलब ईमानदार छवि के तो इसी तरीके से आपके पास अच्छे वकील हैं, आपको भी कांग्रेस को भी इस तरीके से करना चाहिए। वो तीर दोनों तरफ चलाते हैं, सिर्फ उधर नहीं इधर भी चलाते हैं। खैर चलिए, अहमद साहब उन्होंने कहा है कि आपके पास भी तो वकीलों की बहुत बड़ी फौज है। खैर केजरीवाल प्रकरण में हमने देखा है, मनीष सिसोदिया में भी देखा है, सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई। ऐसे में जो वकील की फौज का इशारा कर रहे हैं जाटव साहब, उसके ऊपर भी आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए 2 शब्द। जाटव साहब की मैं सराहना जरूर करूंगा, कि उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा कि कम से कम उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कि बेहद इसके लिए आपके अंदर हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, आसान चीज नहीं है। प्रधानमंत्री अगर इस देश का कोई आरोप लगाता है तो हम लोग तो उसको गंभीरता से लेते हैं कि कोई बात तो प्रधानमंत्री के पास जरूर पहुंची होगी, तभी इतनी बात वो बड़ी बात वो मन से कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रवक्ता आके टीवी चैनल पे कह दे कि उनकी बात को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा उनकी बात जो उन्होंने आरोप लगाया है उसकी जांच के लिए, तो इस चीज की तो सराहना करनी चाहिए मुझे। अच्छा, हाँ,
कि प्रधानमंत्री जी की बातों को इन्होंने गंभीरता को इन्होंने डिबेट में बैठ के नष्ट कर दिया। इन्होंने मान लिया कि उनकी बातों को आप गंभीरता से मत लीजिए। आपको इसके बाद भी प्रधानमंत्री अगर कोई आरोप लगाए तो आपको इसके बाद जाके कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करके उस बात की सच्चाई का पता काम करना विपक्ष का काम है। ओके, अब आगे अब आप क्या करेंगे? इस पूरे मसले को कैसे टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे? आप क्या सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे? क्या कुछ एजेंडा है आपका? निश्चित रूप से लीगल रेमेडी जो भी होगी हम उसकी तरफ मूव करेंगे। संविधान में लीगल रेमेडी के लिए जो भी व्यवस्था है उसके लिए हम लोग जाएंगे। ओके, सिद्धरामैया जी बहुत पॉपुलर नेता है। निश्चित रूप से जिस तरीके से उनकी पॉपुलरिटी है कर्नाटका के अंदर, हम लोग जान रहे हैं कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र किए हैं, सरकारों को गिराने का, विधायकों को खरीदने का काम किया, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन उन्हें जब वो किसी की तरफ एक उंगली दिखलाएंगे तो 4 उंगली उनकी तरफ उड़ जाएगी, जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा। आपने इस डिबेट में भी देख लिया कि इनको यहां तक कहना पड़ गया कि प्रधानमंत्री जी की इशारा करना पड़ गया कि प्रधानमंत्री जी की बातों को गंभीरता से बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जाटव साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो कटघरे में सिद्धरामैया खड़े हो चुके हैं और अब उन्हें सामना करना पड़ेगा जांच का। अब इस जांच के दायरे से निकलकर क्या कुछ बातें सामने आती है, या फिर इस जांच के ऊपर ही एक और सवाल या निशान लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट मूव करके इसे रोकने की कोशिश हो सकती है, यह तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन आज के चर्चा का विषय यही है कि मूडा में आखिर हुआ तो क्या हुआ और इसके पीछे कौन चेहरा है। जांच का सामना मुख्यमंत्री को करना है और इसे बीजेपी अपनी जीत मान रही है, तो वही कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश कह रही है। मुद्दा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।